चलिए गाइस, नया क्वेश्चन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसके सारे क्वेश्चन करेंगे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। और किसी भी टॉपिक में आपको कुछ पूछना हो तो बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो ये तो जी का क्वेश्चन हो गया। तो सेल डिस्कवर्ड किया ना, नाम याद रख लो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। अब पूछ रहे हैं कैसे डिस्कवर किया था। तो उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया द कॉर्क स्लाइस। शैंपेन बॉटल में होता है ना, वो लकड़ी का ऐसे खोलते हैं उसको पुचुक करके, वो स्लाइस को उसने माइक्रोस्कोप, जो भी 1665 में अवेलेबल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर उसने देखा। तो उससे वो सेल टाइप स्ट्रक्चर दिखा, जो ऐसे हनीकॉम जैसा दिखता है। हनीकॉम मतलब मकड़ी, वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है ना, ऐसा। तो उसको वहां से आइडिया आया कि हाँ भाई, सेल ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो वहीं से उसने डिस्कवर किया सेल स्ट्रक्चर। किसने? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। और आइडिया कहाँ से है? कॉर्क स्लाइस, बोतल की स्लाइस देख के। ठीक है, चलो चलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाई इज द सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। और ये सब क्या है, ये सेल्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम अपनी जो बेसिक ऑर्गेनिज्म को नीड्स होती है वो कर लेते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एसेट्रा। तो ये सब हमारे सेल्स के थ्रू ही होती है, और हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। इसलिए इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन हम सेल के थ्रू ही करते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल ही है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सिंपल ही है, बिकॉज all the activities, all the functions are performed by the cells. चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो देखो, इन एंड आउट ऑफ द सेल में CO2 और वाटर के लिए अलग अलग चीजें, मतलब बेसिकली एक ही है, नाम अलग अलग दे रखा है। कि जब वाटर इन एंड आउट होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, जो कि डिफ्यूजन आपकी एक प्रिंसिपल है उसी पे ही है। और CO2 भी डिफ्यूजन से होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपका सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपकी मान लो ऐसे मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है, तो क्या होता है, ये ना फ्लेक्सिबल होती है। और इसमें अगर मान लो कि कंसंट्रेशन पे बेस होता है, अगर ये सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर चला जाता है। और अगर यहाँ पर H2 वाटर की कंसंट्रेशन यानी सेल के अंदर ज्यादा है और यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये होगा ट्रांसफर ऑफ वाटर। सिमिलरली CO2 का भी यही है। तो बेसिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो, परमिएबल मतलब जहां से कोई चीज, लिक्विड, गैस गुजर सके, मतलब कोई वॉल जहां से निकल सके। तो सेलेक्टिवली यानी पार्शियली मेम्ब्रेन क्यों है? जो सेल होता है ना, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सेलेक्टिव होती है। जैसे कौन सा मटेरियल इन्वायरमेंट है बाहर, यहाँ से अंदर जाना है, या कौन सा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना है, ये सब चीजें देख के ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोडक्ट को या किसी सब्सटेंस को अंदर या बाहर भेजती है। इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। यानी कि सब कुछ अंदर आ जाए एनवायरमेंट का, कोई माइक्रोब्स वगैरह आ जाए और वो सब खत्म कर दे, डैमेज कर दे सेल को। माइक्रोब्स वगैरह को रोकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली मतलब सोच समझ के कि जो चीज सेल को चाहिए एनवायरमेंट से वो अंदर आ जाएगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का वो एक्सक्रीट आउट कर देंगे बाहर। तो इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली मतलब पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपको लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। तो पहला डिफरेंस तो है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, और वो उसका यूकैरियोटिक अपोजिट लार्ज साइज का होता है। दूसरा, जो न्यूक्लियस रीजन होता है, जैसे हमारा सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियर होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर की। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में ये मेम्ब्रेन नहीं होती, प्यूरली डिजाइन में कुछ नहीं पता होता कहाँ न्यूक्लियस खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेल डिफाइंड होती है यूकैरियोटिक में, और हमें नहीं पता चलता, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलॉइड। ठीक, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो होता है उसकी मेम्ब्रेन आपको मतलब बताती नहीं कहाँ तक है। जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ तक यूकैरियोटिक में परफेक्टली में पता है न्यूक्लियस यहाँ तक है, पर इसमें नहीं पता कहाँ तक मेम्ब्रेन जा रही है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन होता है। तो और प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल यानी सेल के ऑर्गेनेल नहीं होते जो अलग अलग काम करते हैं, यूकैरियोटिक में तो होते हैं। ये डिफरेंस। चलो गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है, कैन यू नेम टू ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल we have discussed or we have studied that contain their own genetic material। genetic material मतलब जिनका खुद का DNA होता है। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ही
स्ट्रेंज टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, ठीक है, और ऐसे इसका होता है, और अंदर ही उसके खुद का एक डीएनए होता है, खुद उसके राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम है, ये उसका खुद का डीएनए मटेरियल है। और सेम चीज प्लास्टिड में होता है, प्लास्टिड भी एक तरह का ऑर्गेनेल है, सेल का एक पार्ट है, लेकिन उनके खुद का भी डीएनए होता है। तो ये दो हैं वो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड एक और बात याद रखो, जैसे प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक राइबोसोम भी होता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जबकि एक सेल का एक पार्ट है, फिर भी वो खुद भी अपना एक प्रोटीन बना सकता है। तो इट्स अ स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल। तो ये दोनों है दोनों, ठीक है, जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, इसका मतलब है जैसे ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, और हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, ऐसे होते हैं हमारे, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइसोसोम डिस्पोजल का काम करता है, गोल्गी अपैरेटस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का काम करता है, ये जो भी अलग अलग काम करते हैं। तो ये कह रहा है यही अगर खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए कोई फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सेल ये सारे काम नहीं कर पाएगा, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और इवेंचुअली सेल विल डाई। ये होगा, समझ रहे? सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का जितना भी काम होता है, जो अलग अलग सेल के पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। मैंने बताया लाइसोसोम डिस्पोजल का काम करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है, ये सब। तो यही नहीं होंगे तो सेल काम नहीं करेगा और सेल इवेंचुअली मर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाई आर लाइसोसोम्स नॉन एज सुसाइडल बैग। तो पहले आपको बताना चाहिए लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक सेल का ऑर्गेनेल है या फिर सेल का एक पार्ट है। जैसे हमारा सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, आपको पता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, उसमें से एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम का बेसिकली काम होता है डिस्पोजल का, मतलब जो फूड डाइजेस्ट वाइजेस्ट होकर एक्सक्रीट आउट कर देता है लाइसोसोम, ये मान लो लाइसोसोम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर मान लो किसी डैमेज की वजह से, किसी मेटाबॉलिक इनबैलेंस की वजह से अगर सेल में डैमेज आ जाए, इस पूरे सेल में डैमेज आ गया, तो क्या करेगा, ये लाइसोसोम फट जाएगा और उसके अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे सेल को ही खा जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि प्रोटीन जो होती है वो इनसाइड द सेल सिंथेसाइज होती है राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक और क्वेश्चन कि किसको हम सेल में बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, आई थिंक मैंने स्पेलिंग इसकी सही लिखी है, न्यूक्लियोलस। तो इस न्यूक्लियोलस को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इस न्यूक्लियोलस को ना, ये बिना मेम्ब्रेन का ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऐसे, उसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं बहुत सारे। तो न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ये भी याद रखो। और राइबोसोम इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। कनेक्ट करना सीखो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ तक आपके टेक्स्ट खत्म हो गए। किसी को जल्दी जल्दी में समझ नहीं आ रहा हो तो घबराने की कोई बात नहीं, नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज।